गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फेज इक्विलिब्रियम, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे वन कंपोनेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमने H2O सिस्टम की बात की, CO2 सिस्टम की। अब हमारे पास आता है सल्फर सिस्टम। ये भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम ही होता है। CO2 और H2O की भांति सल्फर में भी क्या पाई जाती हैं? 3 प्रावस्थाओं की जगह 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। उसमें ठोस, द्रव और गैस 3 प्रावस्थाएं थी। इसमें 3 की जगह 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, क्योंकि सल्फर जो होता है वो अपर रूप की तरह या अपर रूप की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए 4 अवस्थाएं बनती हैं। 4 अवस्थाओं की बात करें हम तो एक होती है ठोस विषम लंबाक्ष सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर, जिसको बोला जाता है रोम्बिक सल्फर, जिसको हम SR से शो करेंगे, SR से। जैसे ये SR है, ये फेज डायग्राम बनाया हुआ है, हम इसी को भी समझेंगे। पहले इसको समझने का थोड़ा सा आधार तैयार कर लेते हैं, ताकि ये फेज डायग्राम हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला ठोस विषम लंबाक्ष सल्फर एकांताक्ष सल्फर में चेंज हो जाती है। तो दूसरा बनता है ठोस एकांताक्ष सल्फर, या फिर इसको बोला जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको SM से शो करेंगे। तो हम तो इनको याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म को ही याद रखेंगे। इस फेज डायग्राम में शॉर्ट फॉर्म से ही शो करेंगे। तीसरी आती है द्रव सल्फर या लिक्विड सल्फर, जिसको S लिक्विड से शो किया जाएगा। और चौथी आती है गैस सल्फर या वाष्प सल्फर बोल सकते हैं अपने, जिसको S वेपर से शो करेंगे। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बन गई इसके अंदर। वैसे जनरली क्या होती है, प्रावस्थाएं 3 ही होती हैं और एक घटक तंत्र है हमारे पास, तो प्रावस्थाएं 3 ही होती हैं। यहाँ पर ठोस विषमलाक्ष और ठोस एकांताक्ष को अगर काउंट किया जाए तो टोटल 4 अवस्थाएं बनती है। अधिकतम 3 ही प्रावस्थाएं बन सकती है। वैसे इनको देखें तो ठोस, द्रव और गैस 3 ही प्रावस्थाएं बनती है। तो P का मान कितना आता है? 3 आता है, और C का मान 1 है। वन कंपोनेंट सिस्टम है, इसलिए F बराबर C माइनस P प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। HR सिस्टम, ये क्या बन जाएगा? HR सिस्टम बन जाएगा। HR सिस्टम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं गंधक या सल्फर का फेज डायग्राम, जिसमें ये SR के ऊर्ध्वपातज वक्र को शो कर रहा है। ये संक्रमण वक्र है, ये SM का ऊर्ध्वपातज वक्र, ये वाष्प दाब वक्र, ये SM का गलन वक्र, और उसके बाद में यहाँ ठोस SM को शो करता है। क्योंकि टेम्परेचर देने के बाद में क्या होता है, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है। तो दोनों के लिए अलग अलग वक्र प्राप्त होंगे हमें अलग अलग तरीके से। तो थोड़ा सा मुश्किल फेज डायग्राम माना जाता है इसको। तो यहाँ पर हम कितने क्षेत्र बनेंगे और कितने हमारे पास साम्य वक्र प्राप्त होंगे, और कितने हमें मित स्थायी वक्र प्राप्त होंगे, और कुछ सामान्य वक्र और ट्रिक पॉइंट कितने प्राप्त होंगे, इनकी बात करेंगे। तो जो गंधक सल्फर है उसके अंदर
जो क्षेत्र हैं वो तो 4 प्राप्त होते हैं, और बक्कर जो होते हैं सही साम्य के 6 बक्कर और मित स्थायी साम्य के 3 बक्कर हमें प्राप्त होते हैं, और ट्रिक पॉइंट सही ट्रिक पॉइंट 3 प्राप्त होते हैं, और एक मित स्थायी साम्य का ट्रिक पॉइंट 1 प्राप्त होता है। इन पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र कौन कौन से बनते हैं? क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास AOCD के इधर का क्षेत्र, AOBE के नीचे का क्षेत्र, BOC के मध्य का क्षेत्र, DCBE का क्षेत्र, 4 क्षेत्र बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 AOCD के बाईं ओर का क्षेत्र। AOCD के बाईं ओर का क्षेत्र, बाईं ओर का क्षेत्र, AOCD के बाईं ओर का क्षेत्र, AOCD के बाईं ओर का क्षेत्र। बाईं ओर के क्षेत्र में क्या है? ठोस रोम्बिक सल्फर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ठोस रोम्बिक सल्फर को बोला जाता है ठोस विषम लंबाक्ष सल्फर। ठोस विषम लंबाक्ष सल्फर। आपको फेज डायग्राम को देख करके आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो P का मान 1 आ जाएगा। दूसरा हम लेते हैं COB का क्षेत्र। COB के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र लेते हैं COB। इस बीच का क्षेत्र के अंदर क्या है हमारे पास? ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर है। तो बोल सकते हैं हम ठोस एकांताक्ष सल्फर है हमारे पास, एकांताक्ष सल्फर है। तो हमारे पास P का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में DCBE का क्षेत्र, DCBE के दाईं ओर का क्षेत्र, दाईं ओर का क्षेत्र, दाईं ओर के क्षेत्र में क्या है हमारे पास? लिक्विड सल्फर है, SL है। तो P का मान भी क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्षेत्र हमारा बच गया AOBE का क्षेत्र। AOBE के नीचे का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर सल्फर वेपर फॉर्म में है तो SB। तो यहाँ भी प्रावस्था का मान कितना है? 1 है। तो स्वतंत्रता कोटि Fc-P+2 1 कंपोनेंट 1 + 2, तो F बराबर 2 आ गया। और द्विचर सिस्टम होगा। इतने छोटे छोटे मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको जो डायग्राम है वो बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें इतने से स्पेस में आएगी नहीं। एक बार इसको रिवीजन भी करवाऊंगी मैं। थोड़ा सा मुश्किल फेज डायग्राम है ये हमारे क्षेत्र हो गए। अब हम बक्कर की बात करते हैं। बक्कर या कर्व की बात करें कि टोटल कर्व कितने बनते हैं। पहला कर्व तो हमारे पास सही साम्य के 6 कर्व प्राप्त होते हैं और 3 मित स्थायी साम्य के कर्व प्राप्त होते हैं। तो बक्कर OA, कर्व OA, O और A, इसको बोला जाता है SR का ऊर्ध्वपातज कर्व। SR का ऊर्ध्वपातज बक्कर, जिसके अंदर
ठोस जो होती है विषम लंबाक्ष गंधक जो होती है वो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही स्थायी रह सकती है, उसके बाद में स्थायी नहीं होती। ये SR किसके साथ साम्य में है? SB के साथ। SR SB के साथ साम्य में है तो P का मान कितना आएगा? 2 आएगा। फिर उसके बाद में हम बक्कर OB की बात करें, OB की बात करें, O और B ये क्या है? SM का उदरपातज बक्कर है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद विषम लंबाक्ष सल्फर एकंताक्ष सल्फर में बदल जाता है और ये एकंताक्ष सल्फर का उदरपातज बक्कर है। SM का उदरपातज बक्कर है ये, जिसके अंदर SM क्या करता है? वेपर में चेंज हो सकता है तो P का मान 2 आता है, 2 साम्य अवस्थाओं में है। उसके बाद बक्कर नंबर 3 बक्कर OC। बक्कर OC ये जो होता है वो O और C, O और C, O और C ये संक्रमण बक्कर होता है। क्या होता है? इसको बोला जाता है संक्रमण बक्कर, जिसके अंदर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाते हैं तो P का मान 2 आता है। रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाते हैं। बक्कर CD, बक्कर CD जो विषम लंबाक्ष सल्फर है, रोम्बिक सल्फर का गलन बक्कर माना जाता है। इसको रोम्बिक सल्फर का गलन बक्कर है। रोम्बिक सल्फर इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर गलित हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो P का मान कितना हो जाता है? 2। तो प्रावस्थाएं कितनी है? 2। बक्कर BC, बक्कर BC, बक्कर B और C ये SM का गलन बक्कर है। जैसे ये SR का गलन बक्कर था उसी प्रकार ये SM का गलन बक्कर है। SM का गलन बक्कर है जिसमें SM लिक्विड फॉर्म में आता है Cl के साथ में। ये जो रोम्बिक सल्फर जो होता है वो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही स्थायी रहता है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाता है। ये देखो इसका संक्रमण बक्कर, जिसको हमने किससे शो किया गया है? OC से, जिसमें रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। ये SR का उदरपातज बक्कर होता है। यहाँ से ये मोनोक्लिनिक में बदलता है तो ये मोनोक्लिनिक का उदरपातज बक्कर होता है और यहाँ पर रोम्बिक सल्फर लिक्विड फॉर्म में आता है तो ये SR का गलन बक्कर है। इसके बाद मोनोक्लिनिक सल्फर गलन में आता है तो ये SM का गलन बक्कर माना जाता है। बक्कर BC किसको? मोनोक्लिनिक सल्फर को SL में बदल देता है। उसके बाद में एक पॉइंट से इस प्रकार शो किया गया है, एक रेखा है जिसको PQRS से शो किया गया है। अगर हमारे पास टेम्परेचर का मान 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है तो पहले रोम्बिक सल्फर इस बिंदु पर आता है और मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। उसके बाद में ये किस में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसे PQRS रेखा से शो किया जाता है। उसके अलावा एक हमारी रेखा होती है बिंदु C के ऊपर जो रेखा है उसको LMN रेखा कहा जाता है। वो 1290 एटमॉस्फेयर दाब से उच्च दाब कर दिया जाए तो उस टाइम रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में नहीं बदलती, वो सीधे ही लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। रोम्बिक सल्फर जो होती है वो लिक्विड सल्फर में बदल जाती है, मोनोक्लिनिक सल्फर में नहीं बदलती। ये PQRMS रेखा और ये
रेखा जो होती है वो इसी को शो करती है। और उसके बाद में एक बक्कर बच गया BE बक्कर, सही साम्य का एक बक्कर बच गया BE बक्कर, जो क्या है वाष्पदाब बक्कर है, SM का वाष्पदाब बक्कर है, जिसमें SM किस में चेंज होती है, वेपर में P का मान 2 है। ये सारे क्या होते हैं स्थायी साम्य के बक्कर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं स्थायी साम्य के बक्कर होते हैं, सही साम्य के बक्कर होते हैं। ठीक है, ये 6 बक्कर तो इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ बक्कर मित स्थायी साम्य के भी प्राप्त होते हैं, यानी कि एक तरफ साम्य स्थापित हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ साम्य स्थापित नहीं भी होता। तो हम यहाँ पर बक्कर OA डैश को शो करेंगे, ये डैश OA डैश, ये जो बक्कर है वो रोम्बिक सल्फर को सीधे ही किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। तो यहाँ भी प्रावस्था का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। रोम्बिक सल्फर को सीधा ही वेपर सल्फर में बदल रहा है। एक बक्कर जो आता है बक्कर BA डैश, एक आता है CA डैश, BA डैश। ये जो बक्कर है वो क्या करता है, अगर हम द्रव गंधक को थोड़ा सा ठंडा कर दें तो ठंडा करने के बाद में वो लिक्विड फॉर्म किस में बदल जाती है, वेपर फॉर्म में। P का मान 2 आ जाता है। एक तरफ साम्य प्राप्त हो जाता है, दूसरी तरफ साम्य प्राप्त नहीं होता। तीसरा जो बक्कर आता है O डैश C बक्कर, बक्कर CA डैश, CA डैश इसे शो किया गया है। ये जो बक्कर होता है वो क्या करता है, रोम्बिक सल्फर को लिक्विड सल्फर में बदल देता है। तो इस कंडीशन में भी P का मान 2 आता है। तो ये सारे जो हैं इनके लिए स्वतंत्रता कोटि का मान निकालें तो कंपोनेंट 1 और P का मान सबके लिए 2 आ रहा है। तो F बराबर 1, तो सबके लिए एक चर सिस्टम होगा, स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा और इसको एक चर सिस्टम बोला जाएगा। ये हमारा था मित स्थायी साम्य। उसके बाद में हम कुछ बात और भी करते हैं इससे संबंधित, क्योंकि हमने क्षेत्र की बात की, मित स्थायी साम्य की बात की। ट्रिक पॉइंट कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं हमें, त्रिक बिंदु की बात करते हैं। त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर हमें 3 प्रावस्थाएं साम्य मिलती हैं। 3 प्रावस्थाएं, अब देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो सही साम्य का त्रिक बिंदु नंबर O जाएगा, दूसरा बिंदु नंबर B हो जाएगा, B, और तीसरा बिंदु नंबर C हो जाएगा, और मित स्थायी साम्य का जो ट्रिक पॉइंट है वो हो जाएगा बिंदु नंबर A डैश। ठीक है, बिंदु नंबर O SR SM और SV, तो ये किसको शो कर रहा है, SR को, SM को और SV को। SR रोमिक सल्फर का उत्तरपातज, SM का उदरपातज और सल्फर वेपर, ये ट्रिक पॉइंट इसको शो कर रहा है। और बिंदु B जो है वो किसको शो करता है, SM को S लिक्विड और S वेपर को, SM को S लिक्विड S वेपर को शो कर रहा है। और बिंदु C किसको शो कर रहा है, SR को और SM को और S लिक्विड फॉर्म को। तो SR
SM और S लिक्विड फॉर्म को शो कर रहा है, और A डैश जो मित स्थायी साम्य है वो किसको शो कर रहा है, ये SM को, SB को, S लिक्विड को किसको शो कर रहा है, सॉरी SR को, S वेपर को और SM को। ये ट्रिक पॉइंट है जहाँ पर P का मान 3 होता है, परावस्थाएं 3 होती है साम्यावस्था में, तो F बराबर C माइनस P प्लस 2, कंपोनेंट का मान 1, परावस्था का मान 3, तो F का मान 0 और एचर सिस्टम होगा। यहाँ पर किसी पर भी कोई बात डिपेंड नहीं करेगी, तो ये एक एचर सिस्टम माना जाएगा। ये था सल्फर सिस्टम। वैसे हम कोई भी फेज डायग्राम की बात करें तो उस फेज डायग्राम के अंदर 3 ही प्रकार की परावस्थाएं बनती हैं, लेकिन जो सल्फर सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास जो रोमिक सल्फर होता है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है। तो इसमें 4 प्रकार की परावस्थाएं बनती हैं, जिनको ठोस विषम लंबाक सल्फर, ठोस एकंताक सल्फर, द्रव सल्फर और गैस सल्फर से शो किया जाता है। ठोस विषम लंबाक सल्फर को बोला जाता है रोम्बिक सल्फर, इसको बोला जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, SlSb। सब के अंदर अधिकतम परावस्थाएं 3 ही हो सकती हैं, तो 3 आएगी, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आ जाएगा। तो यह एक चर सिस्टम होगा। क्या होगा, एचर सिस्टम होगा, सॉरी एक चर नहीं, एचर सिस्टम होगा। क्षेत्र, तो उसके बाद क्षेत्र AOCD के दाईं ओर का क्षेत्र, AOCD के दाईं ओर का क्षेत्र क्या है, ठोस सल्फर है हमारे पास, ठोस सल्फर है, ठोस विषम लंबाक सल्फर है, P का मान 1 है। COB के मध्य का क्षेत्र ठोस रोम्बिक, ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर है, तो P का मान 1 है। फिर उसके बाद में DCBE का क्षेत्र लिक्विड सल्फर है, परावस्था का मान 1। AOB के नीचे का क्षेत्र SBP का मान 1 और F बराबर C माइनस P प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2, F बराबर 2, एक द्विचर सिस्टम है। ये क्या है, एक द्विचर सिस्टम माना जाता है। फिर उसके बाद में 6 हमें स्थायी साम्य के या सही साम्य के बकर, 3 मित स्थायी साम्य के बकर, 3 सही साम्य के ट्रिक पॉइंट और 1 मित स्थायी ट्रिक पॉइंट प्राप्त होता है। बकर OA रोमिक सल्फर वेपर सल्फर में साम्य को शो करता है, तो P का मान 2। बकर OB SM और SB में शो करता है, प्रावस्था का मान 2। बकर OC ये बकर ऐसा बकर होता है, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक संक्रमण बकर माना जाता है, जिसके अंदर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदलती है। रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में बदलती है, इसलिए इसको संक्रमण बकर कहा जाता है। बकर CD ये SR का गलन बकर होता है, जो SR रोम्बिक को लिक्विड में बदलती है और P का मान 2 आता है। और बकर BC SM का गलन बकर SM को SL में चेंज करता है, P का मान 2। बकर BE SM का वाष्पदाब बकर SM को SB में चेंज करता है, P का मान 2। ये स्थायी साम्य को प्रदर्शित करते हैं। स्थायी साम्य के अकॉर्डिंग इनमें भी प्रावस्था का मान 2 आता है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा, एक चर सिस्टम माना जाएगा। फिर उसके बाद में मित स्थायी साम्य के अंदर सबसे पहले बकर OA, बकर जो OA है, ये जो बकर है बकर OA
रोमिक सल्फर विषम लंबाक्ष गंधक और गंधक की जो वाष्प होती है उसके अंदर एक मित स्थायी साम्य को प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारा, जो रोमिक सल्फर का एक फिक्स्ड पॉइंट है, अगर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से रोमिक सल्फर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो एकांताक्ष या मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज न होने की बजाय सीधे ही किस में चेंज हो जाती है, वेपर में। थोड़ा सा बढ़ा दें तो इस टेम्परेचर पे ये धीरे धीरे मोनोक्लिनिक में चेंज होती जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा एकदम से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये इधर ना जाने की बजाय इधर जाने लग जाती है और वेपर में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके का जो वक्र प्राप्त होता है OA, जिसको मित स्थायी साम्य वक्र बोला जाता है, जिसको OA' से शो किया जाता है। वक्र BA' के अंदर क्या करते हैं अपने, जब गंधक को ठंडा किया जाता है तो EB के साथ ठंडा किया जाता है तो EB के साथ ये बिंदु B पर SM जो होती है यानी मोनोक्लिनिक सल्फर पृथक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिंदु B पर इसका टेम्परेचर क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और उसके बाद में अगर इसकी शीतलन की प्रक्रिया धीमी धीमी करवाई जाए तभी संभव हो सकती है। अगर शीतलन तेजी से करवा दें तो ये इधर आने की बजाय इधर आ जाता है और एक मित स्थायी साम्य को शो कर देता है, जिसको BA' वक्र कहा जाता है। वक्र CA', ये वक्र जो होता है मित स्थायी साम्य या अपने बोल सकते हैं रोमिक सल्फर का गलन वक्र माना जाता है एक प्रकार से, जिस पर रोमिक सल्फर जो होता है वो द्रव गंधक के साथ साम्य में रहता है और P का मान 2 आता है। तो F बराबर C माइनस P प्लस 2 और P का मान 2 रख देंगे सबके लिए, तो F 1 आ जाएगा और एक चर सिस्टम माना जाएगा। अब त्रिक बिंदु O पर SR SM SB, बिंदु B पर SM SL SB और बिंदु C पर SR SM SL और बिंदु A' पर SR SB SM, ये सारे जो हैं वो किसको शो करते हैं, ट्रिक पॉइंट को शो करते हैं, सही साम्य के ट्रिक पॉइंट। और बिंदु A' मित स्थायी साम्य का पॉइंट माना जाता है। तो A' जो होता है वो मित स्थायी साम्य का ट्रिक पॉइंट होता है, जहाँ SR SB और SM साम्य अवस्था में होते हैं और P का मान 3 आता है और P का मान जब 3 रखते हैं तो F का मान 0 आ जाता है और ये एक चर सिस्टम माना जाता है। ये था हमारा सल्फर सिस्टम, जिसके अंदर सल्फर अपर रूप की फॉर्म में पाया जाता है और अपर रूप की फॉर्म में पाए जाने के कारण ये जो होता है इसमें 3 ही प्रावस्थाएं बननी चाहिए, 3 की जगह 4 बन जाती हैं। लेकिन जब हम स्वतंत्रता कोटि निकालते हैं तो अधिकतम 3 ही प्रावस्था ले सकते हैं, इसलिए ये जो होता है इसको अपर रूप की फॉर्म में 4 प्रकार से शो कर दिया जाता है। लेकिन P का मान हम 3 ही रखते हैं और स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आता है और इस तरीके से ये एक चर सिस्टम होता है। 1 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास H2O, CO2 और सल्फर सिस्टम 3 ही थे। जहाँ पर हम स्वतंत्रता कोटि निकालते थे तब हम C का मान हमेशा ही 1 ही रखते थे, P का मान चेंज होता रहता था। वो 1 कंपोनेंट सिस्टम आज हमारा समाप्त हो गया है। इसके अंदर 3 सिस्टम थे और इस तीनों सिस्टम को हमने कर लिया और उसके बाद में इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 2 कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।